नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम वकील आपका में। और हमारे साथ आज मौजूद है धर्मेंद्र सिंह जी। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। और आज हम बात करेंगे भूमि अधिग्रहण में क्या कुछ कानून है। अगर जो सरकार भूमि लेती है उनके लिए क्या कुछ कानून बनाए गए हैं, ये आज हम वकील साहब से जानेंगे। वकील जी, सबसे बड़ा सवाल है, जो भूमि अधिग्रहण में एक पक्षीय कार्रवाई होती है वो कितनी सही है और उसको लेकर क्या कुछ कानून है? देखिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट जो नया एक्ट है उसके अकॉर्डिंग बहुत कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया है। और उससे पहले जो पूर्व में अधिनियम प्रचलित था, यानी 1894 में जो भूमि का अधिग्रहण करने के लिए कानून था, वो 2013 से पहले प्रचलन में था। भूमि के स्वामी को सही तरीके से, यानी सुगम तरीके से, सर्किल रेट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिले, ये नए एक्ट में व्यवस्था की गई। और जो नए एक्ट के संबंध में 2014, 2017, 2018 और 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो जजमेंट है, वो अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है। और उस जजमेंट के बारे में अपने दर्शकों को अभी आगे बताऊंगा जब सेक्शन 24 का डिस्कशन करेंगे। आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी कार्रवाई अगर नैसर्गिक न्याय को ध्यान में रखा जाए, यानी प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखा जाए, तो किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार क्या है? जो भारतीय संविधान है उसके आर्टिकल 300 में प्रोविजंस हैं। उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार के समान ही है। पहले संसद जो संविधान है उसमें जो अनुच्छेद 19 सब क्लास एफ था, उसमें इसको मौलिक अधिकार में समाहित किया गया था। लेकिन उसके डिलीशन के बाद आर्टिकल 300 में जो प्रोविजंस हैं उसमें जिस तरीके से हमारे सारे मौलिक अधिकार हैं, उसी तरीके से हमारे संपत्ति का भी व्यक्तिगत आधार है, जिसको बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए सरकार अधिग्रहित नहीं कर सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यदि एक पक्षीय रूप से कोई कार्रवाई हो गई है, यानी लैंड एक्विजिशन का अवार्ड हो गया है, या लैंड एक्विजिशन का अवार्ड होने की आपको जानकारी ना मिलते हुए आपकी लैंड पे पोजीशन हो गया है, आपके लिए ट्रेजिंग में पैसा ट्रांसफर हो गया है, तो बिना आपकी जानकारी के अगर ये सारे कार्य हुए हैं तो ये लीगल नहीं है और नैसर्गिक न्याय का ये सिद्धांत के अनुरूप भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको उस अवार्ड को, उस एक्विजिशन की प्रोसीडिंग को चैलेंज करने के वैधानिक राइट है। आपको अपने मुआवजे को पाने के वैधानिक राइट है। आपको अपने जो भी और अधिकार हैं, यानी जो नया एक्ट आया उसके अकॉर्डिंग पुनर्स्थापन, पुनर्व्यवस्थापन के जो कानून हैं, उनको भी पाने के मौलिक अधिकार हैं। इसलिए एक पक्षीय रूप से कोई भी कार्रवाई एक्विजिशन अगर की गई है तो वो कार्रवाई विधि सम्मत नहीं है और उसको रिकॉल करा के पुनः उस पर कार्रवाई करने का जो भी पीड़ित पक्ष है उसको विधिक अधिकार है। जी वकील जी, बिल्कुल। और जिस तरीके से दीवानी के जो मुकदमे होते हैं, यानी कि जो सिविल केसेस हैं, अगर उसमें एक पक्षी कार्रवाई हो गई है तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, उनको लेकर क्या कुछ कानून है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। दो तरीके के मामलात प्रायः देखने को मिलते हैं न्यायालय के समक्ष। एक दीवानी प्रकृति के, दूसरे फौजदारी प्रकृति के, यानी सिविल नेचर के और क्रिमिनल नेचर के। सिविल नेचर के जो मामलात हैं वो मामलात सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत कोर्ट में विरचित होते हैं। यानी जो सीपीसी के प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग कोर्ट में जो ट्रायल चलता है वो सिविल केसेस का चलता है। बहुत सारे केसेस में डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष न्यायालय की सूचना देने के बाद भी अपीयर नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो न्यायालय के समक्ष अपीयर नहीं होते हैं तो न्यायालय अनंतिम अवसर देते हुए, यानी प्राकृतिक न्याय का, फिर मैं यहाँ बल देना चाहता हूँ इस शब्द पे, नैसर्गिक न्याय का अनुपालन करते हुए न्यायालय अंतिम अवसर देती है। और जब अंतिम अवसर के बाद भी प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष नहीं उपस्थित होते हैं तो न्यायालय को जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग राइट है कि वो एक पक्षीय रूप से निर्णय कर दें, यानी उनको एक्स पार्टी डिक्री करने के राइट होते हैं। न्यायालय अगर इस तरह का कोई भी एक पक्षीय निर्णय करते हैं, अर्थात एक्स पार्टी डिक्री करते हैं, तो जो प्रतिवादी है उसको जैसे ही उस डिक्री के
एग्जीक्यूशन की जानकारी मिलती है या न्यायालय में वाद के विचारण की जानकारी मिलती है, तो वो उसी न्यायालय के समक्ष ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दे सकता है। उस डिक्री जो ऑर्डर हुआ है उसको चैलेंज करते हुए उसके रेस्टोरेशन के लिए, उसके रेस्टोरेशन के प्रोविजंस ऑर्डर 9 रूल 13 में है। तो कोई भी एक पक्षीय आदेश यदि दीवानी प्रकृति के मामले में भी हो गया है तो उसको रिकॉल कराने के प्रोविजंस हैं। इसी प्रकार हम ऑर्डर 9 की बात करते हैं तो उसमें कई जो उपधाराएं हैं यानी उपनियम हैं। उसमें ऑर्डर 9 में रूल 4 की बात करें, 7 की बात करें, 9 की बात करें, तो सब में वादी यानी जो कंप्लेनेंट यानी जो प्लेंटिफ है और डिफेंडेंट जो प्रतिवादी है या डिपोनेंट हैं, उनके अपने अपने राइट को इस्टेब्लिश किया गया है कि वादी की अनुपस्थिति में यदि कोई वाद खारिज होता है तो वादी को उसको रिकॉल कैसे कराना है उसका प्रोविजन दिया गया है। और प्रतिवादी की अनुपस्थिति में एक पक्षी रूप से कोई यदि वाद एक्स पार्टी प्रोसीड होता है या एक्स पार्टी डिक्री होता है तो दोनों को किस प्रकार रिकॉल कराना है, इनके प्रोविजंस हैं। तो सीपीसी के जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को कोर्ट फॉलो करते हुए कोई भी एक पक्षीय आदेश यदि होता है तो उसको रिकॉल करने के आदेश करती हैं। वो एक न्यूनतम कॉस्ट यदि कोर्ट लगाना चाहे तो कॉस्ट लगा देती है, अदरवाइज नैसर्गिक न्याय को ध्यान में रखते हुए सारे एक्स पार्टी ऑर्डर्स को कोर्ट मैक्सिमम रिकॉल ही करती है। और हमारे साथ राम मोहन जी जुड़ चुके हैं। राम मोहन जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं वकील साहब से। जी वकील साहब नमस्ते। नमस्कार जी। वकील साहब, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा अपनी पत्नी से डिवोर्स हो चुका है कई साल पहले 2016 के आसपास हुआ था जी। और अब कई सारे केसेस भी चल रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में मेंटेनेंस मैं दे भी रहा हूँ, लेकिन इस समय एक ऐसी स्थिति बन रही है कि वो लोग ये चाहते हैं कि हम दोबारा से रीमैरिज कर लें। तो क्या डिवोर्स के बाद में हम लोग आपस में रीमैरिज कर सकते हैं या हमको कानूनी तौर पर ही जाना चाहिए, 13 SM के केस में ही फिर से रेस्टोरेशन करें या कुछ करें? देखिए, सेक्शन 13 में जो आपकी डिक्री हुई है यानी आपका डाइवोर्स डिसाइड हुआ है वो एक फाइनल ऑर्डर है यानी अंतिम आदेश है। आपके उनके बीच में डिजर्सन की जो प्रोसीडिंग्स हुई उस ऑर्डर के लाइट में हुई। अभी अगर आप पुनः उनके साथ में अपना दाम्पत्य जीवन स्थापित करना चाहते हैं तो आपको रीमैरिज करने के भी राइट यानी ऑप्शन आपके ओपन हैं। और आप चाहे तो सेक्शन 13 के जो केस में डिक्री हुई है उस केस को आप रिकॉल यानी पुनः एक एप्लीकेशन देते हुए उस ऑर्डर को रिकॉल करा सकते हैं और वहां दोनों पक्ष सहमति के आधार पर उस केस को डिसाइड करा सकते हैं, इसको समाप्त करा सकते हैं, वो डिक्री सेटिसाइड हो सकती है। तो आप दोनों ऑप्शन में जा सकते हैं। अभी आपकी अगर सेक्शन 13 की हो गई थी तो अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको रीमैरिज ही करना पड़ेगा। हिंदू मैरिज एक्ट में जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग जो विवाह आपका हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, उसमें आपने दाम्पत्य जीवन को पूरी तरह से स्थापित करते हुए अपना जीवन जिया। 2016 में आपकी तलाक की डिक्री होने के बाद से आपका पृथक्करण हो गया, आप पृथक पृथक हो गए। ऐसी स्थिति में आप चाहे तो उस डिक्री को भी रिकॉल करा सकते हैं और चाहे तो रीमैरिज भी कर सकते हैं। इसमें कोई विधिक बाधा आपके पुनः दाम्पत्य जीवन को चलने में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। और हमारे साथ शैलेश जुड़ चुके हैं बलरामपुर से। शैलेश, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। शैलेश, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, आवाज आ रही है जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी। हमारा क्वेश्चन है कि हमने मतलब बलरामपुर निवासी हैं हम जी। तो हमने अपनी शादी 2016 में की थी। 17 में हमको हमारे घर मतलब जिससे हमने शादी की है जी, इसके घर वाले हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिए थे जी। तो उसके बाद में हमने हाई कोर्ट के माध्यम से अपना आर्य समाज शादी सर्टिफिकेट लेके हाई कोर्ट के माध्यम से 12 अप्रैल 2017 को हमारा बयान बलरामपुर में हो गया है 164 के तहत। जी, तो आप क्या चाहते हैं? तब से हम लोगों को पुलिस दबाव में रखती है, मतलब हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन हो जाने के बाद हमको अभी तक घर नहीं जाने दिया गया है।
आप चाहते क्या हैं शैलेश जी? आपका प्रश्न स्पष्ट करिए, आप क्या चाहते हैं? आपके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई हुई है उसमें आप क्या रिलीफ चाहते हैं? हाँ जी, तो हमको अभी तक पुलिस प्रोटेक्शन हाई कोर्ट से ऑर्डर हो जाने के बाद पुलिस प्रोटेक्शन उपलब्ध नहीं हुआ है, और उसके बाद में हमारे घर में चोरी करवा दी गई है इधर खिलाफ पार्टी की तरफ से। देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यदि आपको पुलिस प्रोटेक्शन देने का ऑर्डर किया है तो आपके जिले के कप्तान यानी एसपी महोदय को आप एक प्रार्थना पत्र दीजिए। उस आदेश को एनेक्स करते हुए, उस आदेश को साथ में लगाते हुए उस प्रार्थना पत्र में आप एसपी महोदय से निवेदन करिए कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश है उसकी वो कंप्लायंस सुनिश्चित कराएं, क्योंकि आपके रिट पिटीशन में आपने जिले के कप्तान को भी पक्षकार बनाया होगा जिलाधिकारी महोदय के साथ में। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश है वो जिलाधिकारी महोदय को एसएसपी के माध्यम से या एसपी के माध्यम से कंप्लायंस कराने की जिम्मेदारी है। यदि आपको पुलिस प्रोटेक्शन का ऑर्डर हुआ है तो आप एक कॉपी उस आदेश की लगाते हुए प्रार्थना पत्र एसपी महोदय को और जिलाधिकारी महोदय को दीजिए। जिलाधिकारी महोदय आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित कराएंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर के लाइट में। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कॉल करके धर्मेंद्र जी से पूछ सकते हैं। धर्मेंद्र जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से सरकार भूमि अधिग्रहण करती है, अगर उनको कुछ बनवाना है, हाईवेज वगैरह जो बनवाने, वहां के आसपास की जो जमीनें वो लेती हैं, उनको लेकर एक पक्षीय अधिग्रहण वो कर सकती है क्या? यदि करती है तो उसको लेकर क्या कुछ कानून है? देखिए, पहले जो कानून अधिग्रहण का था उस कानून में भी प्रोविजंस कोई भी एक्स पार्टी एक्विजिशन के नहीं थे, और वर्तमान कानून में तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो जजमेंट आया है उस ऑर्डर के आने के बाद कोई भी प्रोविजंस अभी तक ऐसे नहीं है जिसमें कोई भी गवर्नमेंट बिना प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति को अधिग्रहित कर सके। हिमाचल प्रदेश के एक ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश को मैं अपने दर्शकों के समक्ष रखना चाहता हूं, जिसमें जो पीड़िता थी उसने न्यायालय के समक्ष अपनी याचना की और उसमें यह कहा कि मेरे मकान को, जिसकी मैं लीगल टाइटल होल्डर हूं, उसको सड़क के चौड़े करते समय, यानी जो चौड़ीकरण का कार्य था उसमें उस जगह को उन्होंने एक्वायर्ड कर लिया और कोई उसको सूचना नहीं दी और उसको डेमोलिश कर दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो अपना प्रतिपादित सिद्धांत दिया उसमें यह डायरेक्शंस दिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उसमें सबके अधिकारों को वर्णित किया गया है। इसी प्रकार किसी की संपत्ति को यदि कोई भी एजेंसी एक्वायर्ड करना चाहती है तो उसको लीगल प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। बिना लीगल प्रोसेस अडॉप्ट किए कोई किसी के संपत्ति का एक्विजिशन, अधिग्रहण या उसको अपने इस्तेमाल के लिए नहीं ले सकती हैं। इसमें आर्टिकल 300 का हवाला देते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 300 में जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस हर व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को भी संरक्षित करते हैं। ऐसी स्थिति में जो संरक्षण है उस संरक्षण का अगर पालन नहीं होगा, यानी जो किसी को प्राकृतिक न्याय के आधार पर अधिकार मिलता है संपत्ति का, उस पर लीगल प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, तो निश्चित रूप से ये कानून की मंशा के विपरीत है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये डायरेक्टिव्स दिए एक्विजिशन अथॉरिटी को कि वो उस महिला को प्रॉपर जो कॉम्पनसेशन है वो उसको प्रोवाइड करें और जो एक्ट के अकॉर्डिंग अदर बेनिफिट्स हैं वो उनको प्रोवाइड करें। अर्थात एक्विजिशन के साथ में इंटरेस्ट की बात, सॉलिसियम की बात या जो बेनिफिट्स उसको मिलने चाहिए वो उसको प्रोवाइड करें। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सभी माननीय न्यायालयों की मंशा एक्विजिशन के मामले में बिल्कुल क्लियर है कि जो सही टाइटल होल्डर है, यानी जो सही स्वामित्व वाला भूस्वामी है, उसको सरकार की तरफ से जो मुआवजा मिले वो पारदर्शी तरीके से सर्किल रेट के अकॉर्डिंग उसकी कंसर्न, पहले जो एक्ट में प्रोविजंस थे और अब जो प्रोविजंस आए हैं 2013 के बाद, दोनों में एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है जिसको चेंज किया गया है। पहले कंसल्ट के साथ में और था कंसल्ट और कंसल्टिंग,
यानी कंसेंट ले सकते हैं या कंसल्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी नए एक्ट में जो प्रोविजंस आए उसमें और की जगह एंड आने से दोनों बातों को मानने की जिम्मेदारी एजेंसी की है, यानी कंसल्टिंग भी करेंगे और कंसल्ट भी उससे लेंगे। कंसल्टिंग करने का मतलब डिस्कशन करेंगे और उसको एक प्रपोजल देंगे, उस प्रपोजल के एक्सेप्टेंस की बात करेंगे और उसके बाद उसकी लीगल कंसेंट भी लेंगे, उसकी सहमति भी लेंगे, तभी एक्विजिशन की कार्रवाई को पूर्ण माना जाएगा। और जो एक्विजिशन की कार्रवाई पूर्ण होगी उसमें जो मुख्य दो बातें हैं, पहली बात तो यह है कि फेयर पेमेंट और दूसरी बात है फेयर लीगल फिजिकल पोजीशन। इन दोनों बातों का एजेंसी को ध्यान रखना होगा। पुराने एक्ट में भी कुछ जो प्रोविजंस थे, उन चाहे सेक्शन 16 की बात करें या सेक्शन 4 की बात करें, जो पहले के एक्ट में और नए एक्ट में जो परिवर्तन आए हैं, इन परिवर्तन में जो किसान है या जो भूमि का स्वामी है या जो भवन का स्वामी है, उसको क्लियरली मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिले, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मंशा है। वकील साहब, आप लगातार हम लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और हो सकता है कि दर्शकों को इससे बहुत लाभ भी मिलेगा। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो हाईवे के किनारे भूमि अधिग्रहण होता है उसको लेकर क्या कुछ कानून है? देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज जो हैं वो नेशनल हाईवे के चौड़ेकरण की कार्रवाई को करने के लिए जो रोड साइड में लैंड होती है उसके एक्विजिशन की प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं जी। सामान्य तौर पर आपने और दर्शकों ने और हम लोग देखते हैं, जहाँ पे 2 लेन थे वहाँ पर 4 लेन हो गए, जहाँ 4 लेन है वहाँ 6 लेन होने के प्रोसीजर्स हो रहे हैं। तो जो नेशनल हाईवे हैं, यानी जो नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण किए जाने के प्रोसेस और प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 1956 में जो एक्ट बना था नेशनल हाईवे के लिए लैंड एक्विजिशन का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस एक्ट में सेक्शन 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लैंड ओनर्स एंड फार्मर्स। सेक्शन 3 में नोटिफिकेशन की बात है। नोटिफिकेशन का मतलब क्या है मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। नेशनल हाईवे के पास में लगी हुई उनके मानक के अनुसार जो भी लैंड है, उस लैंड को जो राज्य या नेशनल हाईवेज हैं उनको चौड़ीकरण करने के जो भी लैंड या जो भी मकान या जो भी जगहें हैं उनको एक्वायर किया सकता है, उसका नोटिफिकेशन करेंगे। यानी गवर्नमेंट एक प्रपोजल बनाती है, उस प्रपोजल में किस ग्राम क्षेत्र का, किस तहसील और परगना का, किस जिले का कितना एरिया नेशनल हाईवे से लगा हुआ है और उस एरिया को कैसे एक्वायर्ड किया जाएगा, उसको कैसे अधिग्रहित किया जाएगा, इसका प्रपोजल तैयार होता है। फिर वहाँ पर जो स्वामित्व धारक हैं, यानी जो लैंड के ऑनर हैं, उनको उस नोटिफिकेशन के माध्यम से इंटीमेशन मिलती है कि आपके गांव के पास से ये नेशनल हाईवे जा रहा है, इस नेशनल हाईवे को चौड़ीकरण किया जाना जिसका ये प्रपोजल है, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो अपना ऑब्जेक्शन प्रस्तुत करें। इस सेक्शन 3 के प्रोविजन में जो नोटिफिकेशन के प्रोविजंस हैं, नोटिफिकेशन के हो जाने के बाद जी अधिग्रहण की कार्रवाई को दूसरे स्टेप के लिए आगे बढ़ाया जाता है। यानी जो प्रपोजल है उस प्रपोजल का अनुमोदन होता है, उसकी संस्तुति होती है। फिर ऐसे लोग जिनकी भूमि उस एक्विजिशन में जा रही है उनका भी एक तालिका बनाई जाती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके अनुसार जो वास्तविक स्वामी हैं उनको वहाँ पर भूमि अधिग्रहित होने का जो कानून है उसके अकॉर्डिंग मुआवजा किस प्रकार वितरित किया जाएगा। यानी यदि वो आवासीय जगह हैं तो वहाँ का जो सर्किल रेट है उस सर्किल रेट का 2 गुना भुगतान एजेंसी और गवर्नमेंट के द्वारा उस व्यक्ति को किया जाएगा जो मालिक होगा। और अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है यानी कृषि योग्य भूमि है तो उसमें 4 गुना सर्किल रेट का जो सर्किल रेट है उसका 4 गुना मुआवजा देने का प्रोविजन है। मैंने जैसा कि दर्शकों को बताया कि कृषक भूमि और आकृषक यानी आवासीय भूमि दोनों में जो मुआवजा देने के प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को फॉलो करने के लिए उनको एक सर्वे कराना होगा और उस सर्वे कराने के में
उनको ये भी देखना होगा एजेंसीज को कि जिस जगह का एक्विजिशन हो रहा है उसके विगत 3 वर्षों में उस एरिया की जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं वो रजिस्ट्रियाँ किस रेट में हुई हैं, यानी जो बैनामे हुए हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के वो किस रेट में हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो सर्किल रेट है उसको ध्यान में रखते हुए जो भुगतान किया जाना है प्रतिकर का, उस भुगतान को किए जाने के जो मानक हैं वो तय होते हुए एक नियम बनता है कि किस व्यक्ति को किस स्तर पर क्या क्या प्रतिकर दिया जाएगा। जो प्रतिकर उनको मिलता है अगर उस प्रतिकर से वो संतुष्ट नहीं है किसान या भूस्वामी या भवन स्वामी, तो वो उस प्रोसीडिंग पे अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं और उस ऑब्जेक्शन के फाइल होने के बाद अथॉरिटी उसको रेफरेंस के लिए प्रेषित कर सकती है। रेफरेंस सेक्शन 18 के जो प्रोविजंस हैं उसमें रेफरेंस के लिए प्रेषित कर सकती है। वहाँ प्रतिकर बढ़ा के मिलने की बात हो सकती है, वहाँ पे सही स्वामित्व अगर नहीं है तो उसके डिसाइड होने की बात हो सकती है, वहाँ पे अन्य कोई इशू है उसके बारे में भी डिस्कशन और ऑर्डर और जजमेंट देने का राइट है कोर्ट को। तो सेक्शन 18 के जो प्रोविजंस हैं वो बाद में फॉलो होते हैं। लेकिन नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो इसका एक्ट 1956 में आया उसमें जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को अथॉरिटी बहुत ही क्लियरली फॉलो करती है। सेक्शन 3 के जो प्रोविजंस है, सेक्शन 3A, B, C, D, सेक्शन 3C का F एंड G बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे सेक्शंस को फॉलो किया जाता है, इनके रूल्स को फॉलो किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा। और इसमें यदि किसी के कोई ग्रीवांसेस हैं तो उन ग्रीवांसेस को अथॉरिटी के समक्ष भी प्रायर ऑब्जेक्शन के रूप में प्रेजेंट करने का मौका दिया जाता है। वो मौका भूस्वामी अपने एक सामान्य प्रत्यावेदन में लिखित रूप से देके प्रस्तुत कर सकता है और लगता है उसको अगर कि ये हमारे साथ फेयर जस्टिस नहीं हो रहा है, यानी हमारा प्रतिकर हमको सही नहीं मिल रहा है, तो वो उसके रेफरेंस के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता है और वो मामला रिक्वेस्ट करने के बाद रेफरेंस में जाके वहाँ से भी निर्धारित और निश्चित हो सकता है। भूमि अधिग्रहण को लेकर हम और भी बातें जानेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। चल हाजिर हो गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में। हम भूमि अधिग्रहण पर बात कर रहे थे और वकील जी ने जिस तरीके से बताया कि क्या कुछ कानून है, अगर किसी की जमीन भूमि अधिग्रहित हो जाती है तो इसको लेकर क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ कानून बनाए गए हैं, ये सारी जानकारी हमने धर्मेंद्र जी से ली। धर्मेंद्र जी, एग्जीक्यूशन में धारा 44 क्या है और अगर इस पर कोर्ट का क्या रुख है? देखिए, जो एक्विजिशन है उस एक्विजिशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने प्रतिपादित सिद्धांत में 2019 में बहुत कुछ क्लियर कर दिया। आपके प्रश्न में जो सेक्शन है उसको मैं संशोधित करना चाहता हूँ। सेक्शन 24 है। सेक्शन 24 में जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस में 24 सब क्लास 2 को बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी जो फाइंडिंग्स दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका कारण ये था कि जो 2013 से पहले एक्ट था एक्विजिशन का, उस एक्ट में जो प्रोविजंस थे कि 5 साल के अंदर यदि फेयर कंपनसेशन नहीं दिया गया है या लैंड का फिजिकल पोजीशन नहीं लिया गया है या वहाँ पर कोई अपना प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया है, तो इन पर कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जब अपने ऑर्डर दिए, उन ऑर्डर में 24 को बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया कि कोई भी भूस्वामी, कोई भी भवन स्वामी यदि उसकी लैंड का एक्विजिशन हो रहा है, उसके हाउस का एक्विजिशन हो रहा है, तो उसको बहुत फेयर तरीके से किया जाना चाहिए। और उसमें जो पहले प्रोविजंस थे और जो वर्तमान में प्रोविजंस हैं, उसमें 2014 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें कहा गया कि जो नया एक्ट है इसके जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे नए एक्ट के अकॉर्डिंग किसानों को या भूस्वामियों को मिलेंगे या भवन स्वामियों को मिलेंगे। लेकिन वकील जी माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहेंगे, सीधे आपको ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कुछ कह रहे हैं अमित? होम आइसोलेशन के विकल्प के बारे में आपको ज्ञात है कि अगर आपको संक्रमण आता है और आप लक्षण विहीन हैं और आपके घर में आपके लिए पृथक रहने की व्यवस्था है,